आप सभी का एक बार फिर से विवेकानंद क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम एक श्रृंखला चला रखे थे 10वीं क्लास की। आज हम उसी की प्रश्नावली 2 बहुपद उसकी चर्चा करेंगे। और पहले हम बेसिक पढ़ते थे। इस बार हम किताबों के क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो भी आप लोगों की किताब में जैसे 2.1 और 2.2 है, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हल करा रहा हूँ मैं। तो ध्यान से देखना। और सभी रफ कॉपी भी साथ लेकर बैठे, साथ का साथ लिखना भी आप लोगों को। तो देखो, हमारी प्रश्नावली का नाम है बहुपद। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम चर्चा करेंगे बहुपद पर। तो बहुपद में जैसे कौन कौन से सूत्र काम में आते हैं आप लोगों के, और किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। जो बोर्ड एग्जामिनर है आप लोगों का, वो किस तरह से आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता है। आज हम उसी की चर्चा करेंगे। तो देखो, एक तो वो आप लोगों से पूछेगा शून्यक। दिए गए बहुपद का या दी गई समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए। और शून्य को वो होता है जैसे x का वो मान जो समीकरण में रखने पर समीकरण का मान शून्य कर दे। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ 3x प्लस 6 बराबर 0। अगर अब आप लोगों से पूछा जाए कि 3x + 6 बराबर 0 है, इसके शून्य को बताओ। तो देखो, एक बात और ध्यान रखना। अगर रेखिक समीकरण है तो उसका शून्य 1 होगा। अगर द्विघात समीकरण है तो शून्यक 2 होंगे। अगर त्रिघात समीकरण है तो शून्यक 3 होंगे। किसी भी समीकरण के जितने घात होती है उतने ही उसके शून्यकों की संख्या होती है। अब इस ये देखो, ये रेखिक समीकरण है क्योंकि इसकी उच्चतम जो घात है वो 1 है। अगर इसकी उच्चतम घात 1 है तो इसके शून्यकों की संख्या भी 1 होगी। अगर किसी बहुपद की उच्चतम घात 2 है तो उसके शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। मतलब इस समीकरण में x का केवल और केवल एक ही मान होगा, और वो मान रखने पर ही इस समीकरण का मान शून्य हो सकता है। तो देखो, जैसे ये जो प्लस के हैं, पक्षांतरण करो तो 3x बराबर -6 हो जाएंगे। अब ये जो 3 है, ये 3 इधर गुणा में पक्षांतरण करोगे या इसे उधर लेके जाओगे तो -6/3 काटो -2। तो x का मान होगा -2। तो इस समीकरण में जो अगर शून्य की बात करें तो वो होगा -2। और देखो, यहाँ सिर्फ और सिर्फ -2 रखने से ही इस पूरी समीकरण का मान 0 हो सकता है। जैसे देखो, 3 × -2 और +6। अब -2 और +3 को गुणा करोगे तो -6 और +6। तो बताओ समीकरण का पूरा मान क्या हो गया? 0। इसे हम बोलते हैं शून्य। ये जो x का मान -2 आया है, ये x का मान -2 ही हमारे शून्य का है। देखो आगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुपदों के शून्य ज्ञात करो और शून्यक व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात करो और शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। देखो, हमारे पास द्विघात समीकरण है x² -2x - 8। इस दी गई समीकरण के हमें शून्यक भी ज्ञात करने हैं, और शून्यकों के और गुणांकों के बीच। देखो, गुणांक क्या होता है? जैसे मान लो अगर मैं पूछूं x² का गुणांक, तो x² किससे गुणा हो रहा है? यहाँ कोई नहीं है, मतलब 1 से। ये जो x है, ये किससे गुणा हो रहा है? तो 2 से। और ये जो -8 है, इसे हम बोलेंगे अचर पद। देखो, तो अब हमारे पास शून्य ज्ञात करने के लिए दो विधियां हैं। या तो आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात कर सकते हो, और या फिर आप श्रीधर आचार्य विधि से भी शून्य ज्ञात कर सकते हो। तो देखो, ये जो -2x है, इस -2x के ऐसे दो टुकड़े करो कि जोड़ने पर तो -2x या -2 आ जाए, और गुणा करने पर 8 आए। बताओ, इसके ऐसे दो टुकड़े बताओ जो जोड़ने पर -2 और गुणा करने पर -8 आए। देखो,
हमेशा एक बात और ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस की संख्या है और यहाँ भी माइनस का ही मान आएगा, तो दोनों ही जो जोड़े होंगे वो दोनों ही, देखो, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। एक संख्या प्लस की होगी, एक संख्या माइनस की होगी। अगर यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो जो माइनस की संख्या होगी वो तो होगी बड़ी, और जो प्लस की संख्या है ये होगी हमेशा छोटी। देखो, तो 2x के ऐसे दो टुकड़े जिन्हें जोड़ने पर 2 और गुणा करने पर -8 आए, तो एक्स स्क्वायर, देखो, माइनस के 4x और प्लस के 2x -8। 4x माइनस के हैं, अगर माइनस के 4x में से हम प्लस के 2x कम भी करते हैं तब भी हमारे पास -2x बचते हैं, और -4 और +2 को गुणा करने पर -8 होता है। तो अब हमारे पास एक जोड़ा तो ये हो गया और एक जोड़ा ये बन गया। देखो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर -4x में से क्या कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है। देखो, x दोनों में, तो x को कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर में x का भाग देने पर x माइनस, देखो x से x कट गया तो यहाँ बचेंगे 4। अब एक बात और ध्यान रखना, जो x-4 का जोड़ा यहाँ बना है, ये x-4 का जोड़ा एक बार इधर भी बनना चाहिए। तो देखो, 2x-8 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x-8 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो देखो, +2 को कॉमन ले लो, 2 से 2 कट गए तो बताओ x, अच्छा, माइनस में प्लस का भाग दोगे तो माइनस बार, और 8 में 2 का भाग दो 4 बार। तो अब हमारे पास एक जोड़ा तो हो गया, x+2 बराबर 0, और एक हो गया हमारे पास x-4 बराबर 0। देखो, पक्षांतरण करो तो x का मान हो गया -2, और इधर x का मान, ये जो माइनस के 4 हैं प्लस में हो जाएंगे, तो x का मान एक बार हो गया +4। देखो, द्विघात समीकरण थी तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी आई, 2। अब हम क्वेश्चन में और भी दे रखा है कि शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो, संबंध की सत्यता की जांच, पहले तो हमारे पास ये देख लो आंसर क्या क्या है। x का मान -2 और 4। देखो, x का मान आया है हमारे पास, एक तो -2 और एक x का मान आया है 4, मतलब एक शून्यक तो हमारे पास -2 और एक शून्यक हमारे पास +4। तो देखो, शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच करोगे तो एक बार तो आप लोग सूत्र लगाओगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। देखो, हमारे पास समीकरण थी x² -2x -8, x² -2x -8। तो देखो, इसमें a का मान तो है 1, b का मान है -2 और c का मान है हमारे पास -8। देखो, x² का गुणांक a का मान होता है, क्योंकि समीकरण ऐसे होती है, ax² + bx + c बराबर 0। इस फॉर्मेट में होती है समीकरण। देखो, शून्यकों का योग, अब हमारे पास शून्य है, एक तो -2 और +4। देखो, माइनस, अब b की जगह देखो b का मान -2 और बटा a, देखो a का मान 1। अब 4 में से अगर आप -2 कम कर दोगे तो भी +2, माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो प्लस, और 2 में a का भाग दोगे तो 2 बार। तो देखो, LHS बराबर RHS। ये हमारे शून्यकों के योग के संबंध में तो जांच हो गई। अब देखो, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल,
और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है C/A। देखो अब गुणनफल -2 और गुणनफल की बात कर रहा है तो गुणा करना है 4 को। ये दोनों शून्य थे हमारे पास -2 और 4, और गुणनफल की बात कर रहा है तो -2 और 4 को गुणा करेंगे। सी, अब देखो सी का मान -8 और ए का मान है हमारे पास 1। अब -2 और +4 को गुणा करोगे तो -8, और -8 में 1 का भाग भी दोगे तो भी देखो -8। तो LHS बराबर RHS। तो ये था हमारे शून्यकों की जांच। शून्य कैसे ज्ञात करना है, देखो समीकरण थी x² - 2x - 8। दी गई समीकरण के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो शून्य ज्ञात करने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हो। अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं करना चाहते तो फिर आप लोग श्रीधर आचार्य से भी कर सकते हो। तो देखो श्रीधर आचार्य का विशेष सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट B² -4AC बटा 2A। अब ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग इस दी गई समीकरण को श्रीधर आचार्य विधि से करते हैं या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। देखो दोनों ही विधियों से मूल आ जाएंगे और दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग जैसे मान लो अगर यहाँ गुणनखंड ही नहीं हो रहे तो आप श्रीधर आचार्य विधि का सहारा ले सकते हो, बिल्कुल भी आप लोगों का सवाल गलत नहीं होगा। तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6x² -3 -7x। तो इस समीकरण के भी हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों के साथ साथ शून्यकों के गुणांकों शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। तो देखो पहले तो इसे इस फॉर्मेट में जमा दो, जैसे ax² + bx + c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का एक फॉर्मेट होता है, तो इसमें जमा दो पहले तो देखो 6x² -7x -3 बराबर 0। अब आप लोग एक गलती और करते हो यहाँ, देखो आप क्या करते हो, जैसे इस 7x को देखो 6x² की जगह तो 6x², ये जो 7x है इसे आप थोड़ा सा पहले लाते हो तो +7x कर देते हो। ये गलत है क्योंकि आप यहाँ पक्षांतरण थोड़ी कर रहे हो। संख्याओं के चिन्ह चेंज केवल पक्षांतरण करने पर होता है। जैसे बराबर से अगर हम उस तरफ लेकर जाते हैं तो प्लस की संख्या माइनस में, माइनस की संख्या प्लस में, और गुणा की संख्या भाग में, और भाग की संख्या गुणा में होती है। देखो आप तो 7x को देखो बराबर से इधर ही तो है और इधर ही रख रहे हो, तो कभी भी ऐसी संख्याओं में चिन्ह चेंज नहीं किया जाता, तो ये गलत हो जाएगा ऐसे। तो देखो अब इस 7 के ऐसे दो टुकड़े करो जिन्हें जोड़ने पर तो योग तो -7 हो और उनका जो गुणनफल होगा वो देखो -3 और 6 को गुणा करो -18 होने चाहिए। 7x के या 7 के ऐसे दो टुकड़े बताओ जिन्हें जोड़ने पर तो -7 आ जाए और गुणा करने पर -18। देखो दोनों ही तरफ अगर माइनस की संख्या है तो एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की होगी। देखो क्यों होती है, अगर हम दोनों ही संख्याएं माइनस की ले लें तो माइनस को माइनस से गुणा करने पर यहाँ प्लस की संख्या हो जाएगी, और अगर हम एक संख्या जैसे दोनों ही प्लस की ले ले तो प्लस होगी, क्योंकि प्लस और प्लस को गुणा करोगे तो प्लस। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना अगर यहाँ माइनस और जो फाइनल जो संख्या गुणनफल प्लस में होगी तो एक दोनों ही संख्या माइनस की होगी। परंतु अगर देखो जैसे यहाँ अगर माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो एक संख्या आप लोगों को माइनस की लेनी ही पड़ेगी। अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तब भी आप लोगों को एक संख्या माइनस की लेनी पड़ेगी। पर यहाँ माइनस है तो बड़ी संख्या माइनस की, अगर यहाँ प्लस होता तो बड़ी संख्या प्लस की, ये ध्यान रखना। देखो तो बताओ 7x के ऐसे दो टुकड़े जिन्हें जोड़ने पर 7x और गुणा करने पर -18 आए। 9 और 2, देखो 9 में से 2 कम करो 7, और 9 और 2 को गुणा करो 18। तो 6x²
माइनस 9x, या पहले जैसे 2x लिखना चाहो तो 2x भी लिख सकते हो, प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। देखो 9 में से 2x कम करोगे तो भी -7x, और 9 और 2 को गुणा करोगे तो -18। एक जोड़ा आप लोगों के सामने ये और एक ये। बताओ 6x² माइनस 9x में से क्या कॉमन आ रहा है? तो एक तो देखो 3 का भाग दोनों में जा रहा है, तो एक तो 3 कॉमन ले लो। x दोनों में, तो एक x कॉमन ले लो। अब 3 का भाग 6 में दो बार, x यहाँ 2 बार है, अगर आप लोग x का भाग दोगे तो भी x बार, माइनस देखो x का भाग x में दोगे तो x से तो x कट गया। अब 9 में 3 का भाग दो तो 3 बार। आगे बताओ 2x माइनस 3 में से क्या कॉमन आ रहा है? तो देखो 2x माइनस 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एक तो कॉमन होता है हर संख्या में, क्योंकि देखो उभयनिष्ठ में से होता है हमेशा एक, तो इसका जो कॉमन आएगी संख्या में से होगा एक। अब देखो एक का भाग 2x में दोगे तो 2x, और एक का भाग -3 में दोगे तो भी -3। और मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ये जोड़े हमेशा समान होने चाहिए, तो एक जोड़ा तो हमारे पास बन गया 3x प्लस 1 बराबर 0, और एक बन गया हमारे पास 2x माइनस 3 बराबर 0। तो देखो x बराबर, ये जो एक प्लस का है ये हो जाएगा माइनस में, और ये जो 3 गुणा में है ये आ जाएंगे भाग में। तो x का एक मान तो हो गया हमारे पास -1/3। देखो दूसरा मान x बराबर, देखो जो -3 है ये प्लस के 3 हो जाएंगे, और ये जो 2 गुणा में है ये भाग में आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास x का दूसरा मान। अब देखो जांच थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि हमने विस्तार से चर्चा वहां कर ली पहले क्वेश्चन में, और वैसे आप लोग पढ़े हुए भी हो, और अगर पहली बार भी देख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से समझो और साथ के साथ इन्हें रफ कॉपी में उतारो। देखो अगर हम योग की बात करें तो योग का सूत्र होता है -b/a। देखो योग -1/3 प्लस 3/2, और यहाँ देखो -b। अब यहाँ से मान नहीं लेना, क्योंकि हमारी समीकरण तो ये है सही से, तो a का मान ये है, b का मान ये, और c का मान ये। तो माइनस और b की जगह आप लोग लिखोगे -7, और बटा a की जगह लिखोगे आप 6। चलो लस है लो। अब देखो 2 का और 3 का और 2 का लस है 6। 6 में आप लोग 3 का भाग दोगे 2 बार, और 2 को -1 से गुणा करोगे तो -2, प्लस की जगह देखो प्लस। अब 6 में 2 का भाग दो 3 बार, और 3 को 3 से गुणा करो 9, और इधर देखो माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो प्लस, और 7/6। अब 9 में से 2 कम करो तो 7/6 बराबर 7/6। देख लो LHS बराबर RHS। अब अगर हम बात करें गुणनफल की, तो देखो गुणनफल भी देख लो, C/A। बताओ गुणनफल का, देखो गुणनफल -1/3 इंटू 3/2। देखो 3 से 3 काट दो तो इधर तो हो गया -1/2। देखो C का मान है हमारे पास -3, और A का मान 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, वही -1/2। ये हो गया हमारे पास इनका LHS बराबर RHS। तो ऐसे करना है सभी क्वेश्चनों को। देखो अगला क्वेश्चन, 4x² प्लस 8x। एक बात ध्यान रखना है, इसमें C का मान नहीं है, तो देखो A का मान तो आप लोग 4 लिखोगे, B का मान 8 लिखोगे। दिख नहीं रहा क्या? देखो A का मान तो 4, B का मान 8, और C का मान 0। ये ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जैसे मान लो गुणनफल में C/A लिखोगे तो यहाँ कंफ्यूजन होता है कि C की जगह क्या लिखे। तो देखो हमारे पास सीधा एक जोड़ा यही है, तो बताओ क्या कॉमन आ रहा है इसमें? आप लोग बोलोगे कि 4 और x दोनों ही कॉमन आ रहे हैं, तो बताओ यहाँ क्या बचता है? x प्लस 2। तो हमारे पास एक जोड़ा तो हो गया 4x बराबर 0, एक हो गया x प्लस 2 बराबर 0। तो देखो x बराबर 0/4,
और अगर हमें पता है कि जीरो में किसी भी संख्या का भाग दे या जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करे, आंसर हमेशा जीरो ही रहेगा। तो एक शून्य तो हो गया हमारे पास जीरो, एक शून्य देखो -2, एक्स का एक मान क्या है -2। अब हमारे पास दो शून्य का आ गए, तो देखो योग, और योग का सूत्र आप लोगों को पता है -b/a, और योग क्या है 0 प्लस -2, और गुणनफल देखो -b मतलब -8/a का मान 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, -2 और -2। देखो -2 और 0 को जोड़ोगे तो -2 और इधर -2, ये LHS बराबर RHS। देखो गुणनफल C/a। अच्छा सी का मान देखो, पहले तो गुणनफल देख लो, 0 इंटू -2 बराबर सी का मान 0/4। अच्छा जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो जीरो, और जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो तो भी जीरो, तो LHS बराबर RHS। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक सही से समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, t² - 15। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसमें बताओ किसका मान नहीं है? ए बी और सी, ए बी सी। देखो ए का मान टी के आगे कुछ भी नहीं, मतलब एक। अच्छा बी देखो, बी है ही नहीं, क्योंकि समीकरण ऐसे होती है ax² प्लस bx+c। तो देखो स्क्वायर वाली संख्या, मगर ये संख्या नहीं है, तो बी की जगह 0 और सी की जगह -15। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो t² - 15 बराबर 0, तो t² बराबर, अब माइनस के 15 इधर लाओगे तो प्लस, स्क्वायर हटाओगे तो t बराबर ±√15। और ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ कि अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल किया जाता है तो वो हमेशा प्लस माइनस में होती है। तो t का मान मतलब एक शून्य तो हो गया हमारे पास प्लस का √15, और एक शून्य को हो गया हमारे पास -√15। अब आप लोग शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कर लेना, ठीक है। देखो हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। एक बहुपद ज्ञात करो जिनके शून्यकों का योग, यहां ध्यान रखना, पहले शून्यकों का योग और बाद में शून्यकों का गुणनफल है, और क्रमशः का मतलब है क्रम से। ये तो अब पहले क्या लिखा हुआ योग, तो ये तो योग है, और बाद में गुणनफल लिखा हुआ है तो ये गुणनफल है। ये विशेष ध्यान रखना, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था किताब में, ऐसे क्वेश्चन दे रखा था कि दिए गए बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। परंतु एग्जामिनर ने ऐसे नहीं पूछा, एग्जामिनर ने पूछा दिए गए एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का गुणनफल तथा योग क्रमशः दी गई संख्याएं। अब हम क्या करते हैं, रटिया रोटाया होता है हमारे पास कि पहला योग दूसरा गुणनफल, पहला योग और दूसरा गुणनफल, जबकि उस क्वेश्चन में पहला तो था गुणनफल और दूसरा था योग। सबका गलत हो गया। जो क्वेश्चन को सही से देखते हैं उनका सही हो जाता है। क्योंकि हमेशा एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन को सही से पढ़ने का मतलब होता है आप लोग उसका आधा आंसर कर चुके हो। अगर आप लोगों के क्वेश्चन सही समझ में आ रहा है तो हल करने में इतनी कठिनाई नहीं आती। गणित में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। अगर हमें ये पता चल जाए कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है, उसके बाद में हल तो हम आराम से कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आती। तो देखो बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योग, देखो शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। इंपॉर्टेंट सूत्र है, ध्यान रखना, याद रखना इसे। x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो देखो x² माइनस, अब शून्यकों का योग 1/4 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है -1। तो देखो x² माइनस 1 को और x को गुणा करो, x/4 और प्लस और माइनस को गुणा करो -1, सबका लसे ले लो। तो देखो 1 का 4 का और 1 का लस हो जाएगा 4, 4 में 1 का भाग दो 4 बार, और 4 को x² से गुणा करोगे तो 4x² प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को x से गुणा करो x, -4 में 1 का भाग 4 बार और 4 को x से गुणा करो, सॉरी 1 से गुणा करोगे तो 4,
बराबर 0। अभी देखो ये जो चार भाग में, ये इधर गुणा में आकर 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास केवल संख्या बचेगी 4x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो ये हमारी वो द्विघात समीकरण है जिसके शून्यकों का योग तो 1/4 है और गुणनफल -1 है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और था, योग ये है और गुणनफल ये है, तो ज्ञात करो। तो देखो x² प्लस शून्यकों का योग है √2x, क्योंकि देखो x² प्लस सॉरी माइनस है ना, देखो x² माइनस √2 तो योग हो गया, योग के बाद में इंटू एक्स और प्लस गुणनफल है 1/3। अब आप लोग वो एक काम कर लेना, देखो लसे ले लोगे तो लस आएगा 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को x² से गुणा करोगे तो 3x² माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार और 3 को √2 से गुणा करोगे तो 3 √2x प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करो 1 बराबर 0। ये 3 इधर आकर 0 हो जाएंगे, तो 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये देखो ये हमारा मान हो जाएगा, मतलब जो बहुपद है वो आ जाएगा ये। तो आज की हमारी ये क्लास थी। देखो शून्यकों का एक तो आप लोगों को योग, एक गुणनफल वगैरह ये पता होना चाहिए। इसके बाद में जैसे मान लो कोई दी गई द्विघात समीकरण है तो उसका शून्यक निकालने और शून्यकों का संबंधों की सत्यता की जांच, ये हमारा आज का टॉपिक था। मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात बोल सकता हूँ आप लोगों को, अगर इन क्वेश्चनों को आप लोग ढंग से देखते हो और समझते हो तो इससे बार बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा बड़ा क्वेश्चन तो। हाँ जो छोटे क्वेश्चन है, देखो एक दिन है हम पूरी ही प्रश्नावली के जो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। जो जैसे मान लो आप लोगों की किताब में तो यही क्वेश्चन है, मगर फिर भी किताब के बाहर से, देखो किताब के बाहर से तो नहीं होते वो क्वेश्चन, मगर एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम पढ़ते नहीं है क्लास में। क्योंकि जैसे मान लो आप 2.1 निकालोगे या 2.2, जैसे डायरेक्ट किताब के क्वेश्चन पढ़े और फ्री, और वो क्वेश्चन आते हैं किताब की भूमिका से संबंधित, जैसे प्रश्नावली की भूमिका से संबंधित, जैसे बहुपद प्रश्नावली का नाम है तो इस प्रश्नावली की भूमिका से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों के पर हम चर्चा करेंगे बहुत जल्दी। अब आप लोगों का अगर जैसे मान लो ऐसे साथ बना रहा, आप लोग अगर क्लास को लाइक शेयर सब करते हो तो मैं कंटिन्यू क्लासें आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहूँगा। तो अगली जो भी हमारी क्लास होगी कोशिश हम यही करेंगे कि कम से कम जैसे पहली प्रश्नावली से लेकर जैसे परिमेय संख्या हो गई, बहुपद हो गई, दो चर वाले रेखिक समीकरण और द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, जो आप लोगों की 5 प्रश्नावलियां हैं, इन 5 प्रश्नावलियों के संभावित जितने भी क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम से संबंधित है, उन एक एक नंबर के क्वेश्चनों की एकदम हम क्लास रख देंगे। तो जैसे मान लो 25-30 क्वेश्चन होंगे वो, और एक एक नंबर के क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, जैसे इतना में हल तो करना होता ही नहीं। वहाँ तो जैसे वैकल्पिक क्वेश्चन होते हैं, मतलब न्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें ए, बी, सी और डी, ये 4 विकल्प है। अब आप लोगों को आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है। अगर जैसे मान लो आप बी अगर अंदाजा से भी लगा रहे हो और वो सही है तो सही है, उसका क्या कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना उनको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये और बताऊंगा मैं आप लोगों को। क्योंकि जैसे अगर मान लो इसी में आप लोगों को शून्य पूछे कि बताओ इसके दिए गए बहुपद के शून्य क्या होंगे, अब आप लोगों को इतनी दूर आने की जरूरत ही नहीं है, इसके डायरेक्ट शून्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो चीज़ अब यहाँ नहीं बता सकते। क्योंकि अगर मान लो यहाँ हम डायरेक्ट बता दें कि x का मान ये होगा, तो फिर वो नंबर जैसे मान लो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोगों को आधा नंबर भी अगर उसकी इच्छा हो तो दे दे, और ना इच्छा हो तो डबल जीरो भी दे सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ तो व्याख्यात्मक क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं और वहाँ जो आप लोगों के वैकल्पिक क्वेश्चन होंगे उन पर बात करेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।